जी, आज हम बात करेंगे आर्चवायर सीक्वेंस पे कि हम ऑर्थोडोंटिक्स में जो आर्चवायर सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा है। और मुख्तलिफ हम एक केस का डिस्कस भी करेंगे उसके साथ एग्जांपल के तौर पे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लास वन क्राउडिंग का केस हो या कोई क्लास वन प्रोक्लिनेशन का केस हो, क्लास थ्री का केस हो, या क्लास टू डी वन के वो केस जिनमें कर्वोस्पी मैंडिबुलर आर्च में नहीं होती उनका, और क्लास टू डी टू के केसेस जिनमें अपर में रिवर्स कर्वोस्पी की प्रॉब्लम ना हो। इन इन केसेस के लिए जो आर्चवाइड सीक्वेंस है वो हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें मोलर पोजीशन करेक्ट हो इन केसेस का, क्योंकि मोलर पोजीशन करेक्ट से मुराद ये है कि मोलर में रोटेशन ना हो या उसकी बकोलिंगुअल पोजीशन जो है वो पहले से करेक्टेड है। क्योंकि अगर किसी केस में मोलर की रोटेशन है या बकोलिंगुअल पोजीशन में करेक्शन करनी है, या इसके अलावा जो ऊपर हम ये दो प्रॉब्लम है कि क्लास टू डी वन का वो केस जिसमें कर्व ऑफ स्पी की प्रॉब्लम हो, या क्लास टू डी टू के केसेस जिनमें रिवर्स कर्व ऑफ स्पी होती है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है तो इनका हम नहीं डिस्कस कर रहे। इनके अलावा जितने भी सारे केसेस हैं उनमें यही सीक्वेंस जो है आर्च वायर का, हम एक ही सीक्वेंस है और उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो है वो 22 जो है स्लॉट ब्रैकेट को रख के हम सारी बात जो भी करेंगे वो 22 स्लॉट ब्रैकेट के लिए है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कर्व ऑफ स्पी हो, जिस केस में रिवर्स कर्व ऑफ स्पी हो अपर आर्च में, या मोलर की रोटेशन या कोई प्रॉब्लम हो, उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग से वीडियो होगी। ये भी इन तीन प्रॉब्लम के अलावा जितने भी केसेस हैं उन केसेस के लिए ये हम बात करेंगे आर्चवायर सीक्वेंस की। उसको आर्चवायर सीक्वेंस को सबसे पहले मैं उसको दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप वन वो एक स्टेप वन है हमारा जिसमें हमारी डिफरेंट आर्चवायर यूज होती हैं और उनके गोल्स अलग हैं, और स्टेप टू अलग है। स्टेप वन में हमारे जो है वो गोल होगा कि हम सबसे पहले आर्च फॉर्म बनाएं। आर्च फॉर्म में 80% केसेस में ओवाइड आर्च फॉर्म होती है, बाकी कुछ में टेपरिंग होती है या स्क्वेरिश होती है। तो वो आपने जो डायग्नोज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने आर्च फॉर्म के अकॉर्डिंगली आर्च वायर यूज करनी है। तो स्टेप वन में हमारा गोल पहला आर्च फॉर्म हमने करनी है रोटेशन करेक्शन, जिसमें अगर किसी भी टुथ की रोटेशन है तो वो हम करेक्ट करेंगे। और इसमें अगर माइल्ड रोटेशन है मोलर की तो वो भी यहीं करेक्ट हो जाएगी, लेकिन मॉडरेट या स्वेयर प्रॉब्लम है तो वो अलग है। और मीजियो डिस्टल हम रूट पोजीशन जो है वो करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम केस में आर्च फॉर्म डेवलप करते हैं, रोटेशन करेक्शन करते हैं। इसके अलावा क्राउन की कोई टिपिंग होनी है तो वो, और रूट में हम मीजियो डिस्टल रूट की पोजीशन जो है वो करेक्ट करते हैं। इस इनके लिए वायर्स हैं, नाइटा वायर्स हैं, ओवन टू, ओवन फोर, ओवन सिक्स, ओवन एट नाइटा वायर्स। आप ये इसी सीक्वेंस से भी यूज कर सकते हैं। ओवन टू के बाद 3 वीक्स के बाद ओवन फोर, फिर 3 वीक्स के बाद ओवन सिक्स, या फिर 3 वीक्स के बाद ओवन एट। गोल हमारा इन राउंड वायर्स के ऊपर तीन गोल्स हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया। गोल हमारा इसमें है कि हम आर्च फॉर्म डेवलप कर रहे हैं अपनी, ठीक हो गया, और रोटेशंस जो हैं वो हम सारी करेक्ट होनी कर रहे हैं इन वायर्स पे, और मीजियो डिस्टल जो रूट पोजीशन है वो हम इन वायर्स के ऊपर करेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब ये तीन गोल जब तक अचीव नहीं होंगे हम इन्हीं वायर्स पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप ओवन एट तक पहुंचे लेकिन अभी तक आपकी मीजियो डिस्टल रूट जो है, कह लें दो दांतों की अभी तक नहीं है करेक्ट, या कोई रोटेशन रहती है, या आर्च फॉर्म अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, तो आप उसी ओवन एट को जो है वो रिपीट करेंगे। आप इसी इन्हीं वायर पे रहेंगे जब तक ये गोल जो है वो अचीव ना हो जाए। अब आर्च फॉर्म तो जो भी आप अपने अवॉइड है या दूसरी है वो तो आर्च वायर के साथ आपको नजर आएगा कि आर्च फॉर्म एक उसकी डेवलप हो रही है। रोटेशन भी इसी तरह है, आप देख सकेंगे कि टूथ जो है वो जो रोटेटेड होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मीजियो डिस्टल रूट करेक्शन के लिए हम एक तो प्री ट्रीटमेंट जो है अपना ओपीजी लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट ओपीजी पे हम देखते हैं कि काफी सारे टूथ की रूट पोजीशन ठीक है लेकिन तीन या चार दांतों की रूट पोजीशन मीजियो डिस्टली करेक्ट होने वाली है। तो वो दांत हमारा फोकस होंगे स्टेप वन की ट्रीटमेंट में जब हम राउंड वायर्स यूज कर रहे हैं। हम ओवन टू यूज करेंगे 3 वीक्स के बाद, ओवन फोर 3 वीक, फिर 3 वीक्स के बाद ओवन सिक्स, फिर 3 वीक्स के बाद ओवन एट। ओवन एट पे जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो तीन या चार दांत जो हमने आइडेंटिफाई किए थे प्री ट्रीटमेंट ओपीजी के ऊपर वो अपनी रूट पोजीशन उनकी करेक्ट हो चुकी है। उसके लिए आप बाद में
पेरी एपिकल रेडियोग्राफ भी कर सकते हैं कि सिर्फ उन 2 या 3 दांतों का जो आप के पहले ओपीजी पे जिनकी पोजीशन ठीक नहीं थी, आप पेरी एपिकल एक्सरे लें। अगर तो उनकी पोजीशन ठीक होगी, इसका मतलब है आपका स्टेप 1 के गोल अचीव हो गए हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। लेकिन अगर अभी उनकी रूट पोजीशन जो है वो करेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप थोड़ा अर्सा इन्हीं राउंड वायर्स पे रहें, ओवन 8 पे रहें, या आप एवेलुएट करें कि कहीं आपकी ब्रैकेट पोजीशन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका जो है है रूट पोजीशन जो है वो करेक्ट नहीं हो रही। इसके अलावा आप क्लिनिकली भी देख सकते हैं रूट पोजीशन करेक्ट हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए मार्जिनल रीच की जो है वो एवेलुएशन करनी होती है। वो थोड़ा सा मुश्किल है बिगनर्स के लिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ओपीजी जो शुरू में ले रहे हैं उसमें आप अपना टारगेट बना लें, पिन पॉइंट कर लें कि आपका 3-4 दांतों की रूट पोजीशन इनकी ठीक होने वाली है, उन पे आपने स्पेशल फोकस रखना है। आप कोई 6-8-9 वीक्स के बाद उन जो टूथ हैं उनका पेरियापिकल रिपीट करें और देखें क्या उनकी पोजीशन करेक्ट हुई है मीजियो डिस्टली, क्योंकि ये सारी वायर्स जो है ये मीजियो डिस्टल मूवमेंट रूट की करवा रही होती हैं। तो आइडली ओवन 8 तक मीजियो डिस्टल हमारी रूट की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर तो नहीं करेक्ट तो इसका मतलब है या तो आप टाइम अपने कम दिया है ओवन 8 वायर पे, या फिर आपने रूट आपका ब्रैकेट पोजीशन गलत है, तो उसको आप रीएवेलुएट कर लें। अब अगर कोई केस हो जिसमें आपने पहले ओपीजी लिया, उसमें आपको सारे दांतों की रूट पोजीशन ठीक है, एक आधे दांत की माइल्ड सी होने वाली है, आर्च फॉर्म भी उसकी पहले से डेवलप है, रोटेशंस भी नहीं है, इसका मतलब है आपने इन वायर्स पे कम टाइम रहना है। आपने उसको ओवन 2 लगानी है, फिर आप ओवन 6 लगाएं, और आपके इन 2 वायर्स से ही आपका स्टेप 1 के गोल अचीव हो चुके हैं, क्योंकि उसमें ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन वायर्स पे, लेकिन अगर ये जो हमने प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस की हैं, अगर ये वाली प्रॉब्लम जैसे रोटेशन है और मीजियो डिस्टल की रूट पोजीशनिंग है, अगर उसकी कम प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है इन वायर्स पे आपने कम अरसा रहना है। तो एक तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ओवन 2 से लेके 8 तक। एक कुछ एक एक अलग से तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट ओवन 6 वायर लगाएं 3 वीक्स, लेकिन आप 3 वीक्स के बाद उस पर लाइगेचर चेंज करते रहें और थोड़ा अरसा उसको 8 वीक्स 9 वीक्स तक उसी वायर पे रहें, ताकि वो अपनी पोजीशन को, ये जो गोल हमारे हैं वो अचीव कर सकें। और जैसे ही गोल आपने ये कंफर्म कर लेने कि ये आर्च फॉर्म भी, रोटेशंस भी और मीजियो डिस्टल रूट पोजीशन जो है वो करेक्ट हो चुकी है, तो फिर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इन वायर्स का काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप 2 पे चले जाते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले हम बक्को लिंगुअल रूट पोजीशन करेक्शन है, और उसके बाद स्पेस क्लोजर है। बक्को लिंगुअल जो रूट पोजीशन की करेक्शन है वो उसके लिए रेक्टेंगुलर वायर्स हैं। अब हमारे ऊपर वायर्स हैं 1622 नाइटा से शुरू होकर 1925 नाइटा तक, और उस इसके अलावा 1622 एसएस से 1925 एसएस तक। अब इसमें भी मुख्तलिफ कम्बिनेशन है। जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें यह है कि ओवन 8 वायर के बाद 1925 नाइटा वायर पे 3 वीक्स, और उसके 3 वीक्स बाद 1925 एसएस वायर्स के ऊपर आप थोड़ा सा 5-6-8 वीक्स का थोड़ा सा उसको टाइम दें। 2-3 एक्टिवेशन आपने सिर्फ इसी वायर पे करनी है, ताकि वो बक्को लिंगुअल जो अपनी रूट पोजीशन की करेक्शन है वो टॉर्क एक्सप्रेस हो, और वो आगे जो है वो मूवमेंट अचीव हो सके। इसके लिए मैंने 1925 नाइटा यूज़ की, और उसके बाद 1925 एसएस। लेकिन 1925 एसएस पे मैंने थोड़ा सा 2-3 एक्टिवेशंस की, ताकि वो अपना प्रॉपरली एक्सप्रेस कर ले, क्योंकि जो रूट की मूवमेंट है वो 2-3 वीक्स में तो होनी नहीं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये तो जो मैं यूज़ करता हूँ रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एक और तरीका ये है कि आप 1622 नाइटा से शुरू करें, फिर 1725 नाइटा है, फिर 1825 नाइटा है, और फिर 1925 नाइटा पे पहुंच जाएं, और आपका उसके बाद आप 1925 एसएस जो वायर है वो यूज़ कर लें। ये मतलब ये है कि आप सिक्वेंशियल वायर्स अपग्रेड करते जा रहे हैं, ताकि आपका जो बकोलिंगुअल रूट पोजीशन के लिए टॉर्क एक्सप्रेस हो रहा है वो प्रॉपरली हो सके। ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। इसमें आपने नाइटा से शुरू किया 1622 से 1925
तक गए और उसके बाद आपने 1925 एसएस पे पहुंच पहुंच गए। ये तरीका भी एक तरीका ठीक है, लेकिन इसमें वायर्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं तो वही रिकमेंड करूंगा कि आप ओवन 8 पे जब आपने स्टेप 1 के गोल्स अचीव किए हुए हैं तो आप स्टेप 2 में 1925 नाइटा डालें एक दफ़ा 3 वीक्स, उसके बाद 1925 एसएस पे थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपका टॉर्क एक्सप्रेस हो सके। लेकिन अगर आप 1622 से शुरू करके जाएंगे तो वो ग्रेजुअली आपका टॉर्क की फोर्स बढ़ती जाएगी और आप एंड तक जब 1925 तक पहुंचेंगे तो आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। एक तरीका और होता है कि आप ना 1622 नाइटा लगाएं, फिर 1622 एसएस लगाएं, फिर वापस 1725 नाइटा लगाएं और फिर 1725 एसएस लगाएं। ये तरीका मैं नहीं रिकमेंड करता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो नाइटा वायर है वो डिफरेंट टॉर्क जो है वो टॉर्क फोर्स लगा रही होती है। एसएस वायर डिफरेंट जो है वो उसकी फोर्स और टॉर्क एक्सप्रेशन होता है। जब आप 1622 से 1622 नाइटा से 1622 एसएस पे जाते हैं, 1622 नाइटा कम फोर्स देती है टॉर्क की, लेकिन जो 1622 एसएस है वो इंक्रीज्ड फोर्स देती है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप वापस 1725 नाइटा पे गए हैं, अब आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपने क्योंकि वायर का साइज बढ़ाया है तो अब फोर्स बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जब आप एसएस मटेरियल से वापस नाइटा मटेरियल मटेरियल में आते हैं तो आपकी जो 1725 नाइटा है वो आपकी 1622 एसएस से कम टॉर्क एक्सप्रेस करवा रही। तो हुआ ये कि आपने 1622 पे टॉर्क नाइटा पे आपने टॉर्क की फोर्स एक्सप्रेस होना शुरू हुई, आप गए 1622 एसएस पे, आपकी फोर्स इंक्रीज हुई। उसके बाद आप जब वापस 1725 नाइटा पे आए तो फोर्स दोबारा डिक्रीज होगी। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे 1725 एसएस पे गए तो फोर्स इंक्रीज हो गई। लेकिन उसके बाद जब आप नाइटा पे वापस आएंगे 1725 एसएस से, तो जो भी ये नाइटा आप लगाएंगे वायर वो नेक्स्ट जो है वो 1825 आप लगाएंगे, वो 1725 एसएस वायर से बहुत कम फोर्स दे रही है क्योंकि ये मटेरियल नाइटा मटेरियल अलग है, एसएस मटेरियल अलग है। टॉर्क के लिए वायर का साइज के अलावा भी बड़े सारे फैक्टर हैं जिसमें टॉर्शनल स्टिफनेस है जो कि हर मटेरियल की अलग है। तो टॉर्शनल स्टिफनेस सबसे इम्पोर्टेंट है टॉर्क एक्सप्रेशन के लिए। अगर आप ग्रेजुअल फोर्स देना चाह रहे हैं तो उसमें एक तरीका ये है कि आप 1622 नाइटा से शुरू हों और 1925 नाइटा तक जाएं, इसी सिर्फ नाइटा वायर पे रहें और फिर आप स्विच करें 1925 एसएस वायर पे। ये आपका ग्रेजुअल का सीक्वेंस बनेगा अगर आप ग्रेजुअल फोर्स देना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि जब आप ओवन 8 से आप इस स्टेप 2 पे आए हैं, आप एक दफ़ा 1925 नाइटा लगाएं 3 वीक्स और फिर चले जाएं 1925 एसएस पे, और एसएस पे आप थोड़ा टाइम दें। तो ये तरीका भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा तरीका है 1622 नाइट ए से एसएस, फिर वापस 1725 नाइट आए फिर एसएस, उसमें आपका ग्रेजुअल टॉर्क नहीं एक्सप्रेस हो रहा होता क्योंकि उसकी वजह यह है कि टॉर्क एक्सप्रेस करने के लिए वायर का साइज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वायर मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टॉर्शनल स्टिफनेस। तो क्योंकि नाइटा और एसएस की टॉर्शनल स्टिफनेस अलग है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेजुअल वाला वो इसके साथ नहीं हो सकता कि आप बार बार मटेरियल में स्विच कर रहे हो। ठीक हो गया। इन वायर्स पे रहेंगे आप 1925 पे, आपका बकोलिंगुअल रूट पोजीशन जो है वो करेक्ट होना शुरू होगी। जब वो करेक्ट हो जाए उसके बाद आपका अ, अगर तो क्राउडिंग का केस है तो काफ़ी हद तक अभी हम एक केस भी डिस्कस करते हैं, आपके मिसाइल हल हो चुके होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोक्लिनेशन का केस है तो उसमें आप पहले किनाइन को डिस्टली लेके जाएंगे। अब किनाइन के डिस्टली आपने स्पेस बनाई हुई है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन से बनाई है, चाहे वो आपने आईपीआर से बनाई है, या चाहे आपने डिस्टलाइजेशन से बनाई है। किनाइन डिस्टलाइजेशन के लिए जो है वो आप मीजियो डिस्टल मूवमेंट क्योंकि राउंड वायर्स पे भी होती है, तो किनाइन डिस्टलाइजेशन के लिए O20 एसएस वायर जो है राउंड वायर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1925 एसएस वायर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
ये दोनों वायर्स आप क्नाइन डिस्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आप डिस्टिलाइजेशन आपने करनी है किनाइन की, आपने चाहे पावर चेन से करें, आप क्लोज कॉइल स्प्रिंग से करें, ओपन कॉइल स्प्रिंग से करें। ये जो पावर चेन है, क्लोज कॉइल स्प्रिंग है, ओपन कॉइल स्प्रिंग है, ये हमेशा आपने एसएस वायर पे लगाना है। नाइट आई वायर पे, किसी नाइट आई वायर पे आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद ये है कि इलास्टिक या कोई आपने पावर चेन, ओपन कॉइल, क्लोज कॉइल, इस तरह की कोई चीज़ आपने नाइट आई वायर्स पे नहीं देनी। तो जो भी फोर्स आपने पावर चेन लगानी है या आपने ओपन कॉइल लगाना है, वो हमेशा आपने एसएस वायर पे लगाना है। इसकी वजह ये ये कि नाइट आई वायर जो क्योंकि इलास्टिक होती है, और उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स ऐड करते हैं तो वो आर्च फॉर्म अपनी मेंटेन नहीं रख पाती। तो इसलिए हमने जो आर्च फॉर्म पहले स्टेप 1 में अचीव की हुई है, स्टेप 2 में अगर हमने नाइटा वायर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड की, तो वो हमारा जो पहले गोल हमने अचीव किया हुआ है वो खराब होगा। तो क्नाइन डिस्टिलाइजेशन के लिए मैंने जैसे बताया कि आप O20 SS जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और 1925 SS भी यूज़ कर सकते हैं। क्नाइन डिस्टिलाइजेशन के बाद आपका अब आएगा इंसाइजर की रिट्रैक्शन। इंसाइजर की रिट्रैक्शन के दो तरीके हो सकते हैं कि आप इंसाइजर की टिपिंग कराना चाह रहे हैं, या आप बॉडीली मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, या एक तीसरा ये है कि आप टिपिंग भी करवाना चाह रहे हैं और बॉडीली भी करवाना चाह रहे हैं। जो लोअर आर्च की एनेटमी इस तरह होती है कि लोअर आर्च में हमेशा जो है हमें टिपिंग की ज़रूरत होती है। लोअर इंसाइजर में 95% टाइम, 95% केसेस में हमें सिर्फ टिपिंग चाहिए होती है, क्योंकि बोन की एनेटमी ऐसी है, उनकी रूट हमेशा करेक्ट पोजीशन पे होती है लोअर की। इसलिए लोअर का जो टॉर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी टॉर्क की प्रिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लोअर की, क्योंकि रूट हमेशा बोन एनेटमी की वजह से करेक्ट पोजीशन पे होती है। अब हमने सिर्फ टिपिंग करवानी है। टिपिंग के लिए आपने एसएस वायर यूज़ करनी है, और एसएस वायर में आपने थोड़ा सा ब्रैकेट में प्ले देना है। हम शुरू में बताया कि ये सारी हम बात कर रहे हैं O20 22 स्लॉट ब्रैकेट्स की। तो 22 स्लॉट ब्रैकेट में आपने ये वाली जो वायर है 1725 SS या 1622 SS, इन दो वायर्स में से आप किसी भी वायर पे लोअर इंसाइजर की रिटेक्शन कर लें, क्योंकि वायर में प्ले होगा तो इजीली लोअर इंसाइजर जो है वो टिप कर सकें। फॉर एग्जांपल आप 1925 SS पे लोअर इंसाइजर रिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये क्योंकि हैवी वायर है तो ये दांत की टिपिंग नहीं होने देती, तो जिस वजह से आपका स्पेस क्लोजर बड़ा स्लो होगा। ये लोअर आर्च की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोअर आर्च की आपने क्नाइन डिस्टिलाइजेशन के बाद जो लोअर इंसाइजर हैं, उनमें क्योंकि हमारा गोल सिर्फ टिपिंग का है, और टिपिंग बेस्ट आपकी होगी 1622 SS वायर या 1725 SS वायर पे। क्यों? क्योंकि 22 स्लॉट में ये आपको प्ले देंगी, जो प्ले होगा उसकी वजह से दांत इजीली टिप हो सकेंगे। तो इन दो वायर्स पे आपने लोअर के इंसाइजर रिट्रैक्ट कर लिए। ठीक हो गया। अब अपर के इंसाइजर में हमारा मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ गोल हो सकते हैं। किसी केस में हमारा गोल हो सकता है कि हमने सिर्फ टिपिंग करवानी है, किसी में हो सकता है कि हमने सिर्फ बॉडीली करवानी है, और किसी में हो सकता है कि हमने मिक्स दोनों का कह लें, 50% टिपिंग और 50% बॉडीली मूवमेंट, या 40% टिपिंग और 60% जो है वो बॉडीली मूवमेंट। टिपिंग के लिए तो जैसे हमने अभी लोअर आर्च में डिस्कस किया, टिपिंग के लिए आपने 1725 SS या 1622 SS जो वायर है, 1622 के बजाय 1725 जो SS है, क्योंकि इसमें प्ले होता है, इजीली ये टिप करवाती है। तो अगर अपर आर्च में आपका गोल सिर्फ टिपिंग कराने का है तो आप 1725 SS करें। और अगर और मतलब इससे भी ज्यादा आपका टिपिंग का गोल है तो आप 1622 SS वायर यूज करें अपर में, जब आपका गोल सिर्फ ये हो कि आपने टिपिंग करवानी है। अगर बॉडीली मूवमेंट करवानी है तो वो फिर आपने 1925 SS वायर के ऊपर आपने यूज करना है रिट्रैक्शन के लिए 1925, क्योंकि ये बड़ी वायर है और ये इसमें प्ले कम होता है, तो इसलिए ये रूट की मूवमेंट भी करवाएगी। तो जिस केस में आपका गोल है कि आपने सिर्फ बॉडी मूवमेंट करवानी है, तो उसमें 1925 SS या बल्कि 1925 SS के ऊपर आपको अगर वायर को बेंड करके और टॉर्क बढ़ाना हो तो वो भी शायद करना पड़े, अगर आपका गोल सिर्फ बॉडीली मूवमेंट है। और अगर आपका 50-50 है कि 50% टिपिंग हो जाए और 50 बॉडीली मूवमेंट हो जाए, फिर आप 1825 वायर लगाएं, उसके ऊपर आप जो स्पेस क्लोजर करेंगे तो आपकी
टिपिंग और बॉडीली मूवमेंट तकरीबन इक्वली होती है। अभी हम एक केस डिस्कस करते हैं, ये क्राउडिंग का केस है। अब ये क्राउडिंग का केस है, अपर आर्च में आप देखें ये केनाइन है, दोनों लेटरल जो हैं वो क्राउडिंग की वजह से पैलेटल हैं। अपर फोर फोर की हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये थोड़ी सी क्रॉस बाइट भी है इसमें। हमने अपर फोर फोर दोनों साइडों से एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब हम जो इसमें वायर सीक्वेंस क्या बनेगा, इसमें वो आप देखें मोलर, फाइव, केनाइन, इंसाइजर, दोनों इंसाइजर हम इन पे ब्रैकेट लगाएंगे। लेटरल पे हम शुरू में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। और हम इस केनाइन पे भी लगाएंगे फोर। हमने सबसे पहले इसमें एक्सट्रैक्शन की, उसके बाद हम मोलर से हमने ओवन टू से हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे इस दांत में रोटेशन है, या इस दांत में रोटेशन है, ये फाइव में रोटेशन है, ये किनाइन की पोजीशन करेक्ट होने वाली है। और आर्च फॉर्म भी देखें तो हमने अभी डेवलप करनी है। जब हमने फोर फोर निकाल दिए तो ओवॉइड आर्च फॉर्म भी डेवलप करनी है। और इसके साथ हमने मीजियो डिस्टल भी इसकी पोजीशंस करेक्ट, ये गोल हमारा राउंड वायर पे होगा। हम ओवन टू, फिर ओवन फोर, ओवन सिक्स, ओवन एट तक पहुंचेंगे। तो इस तरह हमारी आर्च फॉर्म भी बन चुकी है। और फिर जब हम ओवन एट नाइटाई पे चले जाएंगे, उसके बाद अब हमने इन लैटरल के लिए स्पेस बनानी है। तो उसके लिए आप इन दो इंसाइजर की ब्रैकेट्स को लेस बैक करें, तो ये एक यूनिट बन जाएंगे। केनाइन और इंसाइजर के बीच में आप ओपन कॉयल देंगे तो आपकी जो है वो स्पेस ओपन होगी। ओपन कॉयल जैसे मैंने आपको बताया एस एस वायर पे दे सकते हैं, बेस्ट है। O20 SS वायर पे दें क्योंकि O20 SS मीजियो डिस्टल मूवमेंट जो है वो रूट की वो भी करवाएगी, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं होगी उसमें। और दोनों इंसाइजर्स, दोनों किनाइन को आप डिस्ट्री लेके जाएं। जब आप दोनों किनाइन को डिस्ट्री लेके जाएंगे उसके बाद आप लेटरल इंसाइजर्स को एंगेज करें। एक दफ़ा फिर से आप राउंड वायर पे आएंगे, ओवन टू पे, ओवन टू फोर सिक्स पे आपका टाइम तो अच्छा खासा इस केस में राउंड वायर पे, जिसमें आपने पहले आर्च फॉर्म बनाई, इंसाइजर्स को, केनाइंस को, इनको आर्च फॉर्म में लेके आए। उसके बाद आपने इंसाइजर्स, इन लेटरल इंसाइजर की स्पेस बनाने के लिए O20 SS वायर पे ओपन कॉयल लगाए, उससे स्पेस बनाई। फिर वापस ओवन टू पे आए, इन लेटरल्स को अलाइन किया। तो हमारा काफ़ी हद तक राउंड वायर के ऊपर हमने अलाइन करके, जब हमने अलाइन किया तो हमारी इस केस में, क्योंकि इंसाइजर जो सेंट्रल इंसाइजर हैं उनकी पोजीशन पहले ही करेक्ट है, तो हमने इंसाइजर की रिट्रैक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ क्राउडिंग पे हमने राउंड वायर पे जो है वो अचीव किया। और आखिर पे हमने रेक्टेंगुलर वायर पे जो स्टेप टू के गोल थे कि बको लेवल रूट पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए हमने जैसे मैंने पहले बताया कि हम 1925 नाइट आए और 1925 SS हमने यूज़ की। और ये इसकी फिनिश जो है हमारे पास। जी, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो है ये फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद जो है ठीक हो गया इस केस में, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होने वाले थे राउंड स्टेप वन के। तो हमने राउंड वायर पे ज़्यादा टाइम गुजारा और एंड पे रेक्टेंगुलर वायर पे चले।